गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे फिनोमेनास पढ़ लिए थे। उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर में स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग का नया फिनोमेना आता है, नेक्स्ट फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी देखो, हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या था कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी वो लाइट रे एक पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट हो रही थी। कहने का मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि लाइट रे जिस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही थी या फिर लाइट रे जिस सरफेस पर गिर रही थी वो लाइट रे उस सरफेस को क्रॉस करके अदर साइड पे नहीं जा रही थी। तो वो सारे फिनोमेना हमारे किसके अंडर में आ गए थे? रिफ्लेक्शन के अंडर। लेकिन अब जो हमारा फिनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है वो लाइट रे उस सरफेस को क्रॉस करके अदर साइड पे निकल जा रही है। तो अगर इस टाइप के जितने भी केसेस हैं वो सब कौन से फिनोमेना के अंडर में आते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्टेटमेंट क्या होता है? इसका बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस देन इट डाइवर्ट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मीनिंग, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है। तो हम इसके स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि व्हेन ए लाइट रे पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डाइवर्ट फ्रॉम इट्स पाथ, देन दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मीनिंग, जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी अदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो लाइट रे अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। कहने का मीनिंग, उस लाइट को जिस रास्ते पे जाना होता है वो उस रास्ते पे ना जाके अपने रास्ते को चेंज कर लेती है। तो इसको साइंटिफिक टर्म में बोला गया है कि वो लाइट रे अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। तो लाइट के इसी फिनोमेना को ही बोला गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इसका स्टेटमेंट होता है व्हेन ए लाइट रे इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, then it divert from its path, then this phenomena, then या फिर हम यही भी रख सकते हैं from its path is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि मीनिंग, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस लाइट रे को हम बोलते हैं, जब ट्रेवल करती है तो वो लाइट रे अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। लाइट की इसी फिनोमेना को ही बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर समझो, बेसिकली यहाँ पर टू मीडियम होंगे। एक मीडियम को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, दूसरे मीडियम को हम बोलेंगे रेयर मीडियम। अब इसको समझो कि सपोज करो लाइट रे एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, तो हमें ये चेक करना है कि आखिर हम कौन से मीडियम को रेयर मीडियम बोलेंगे और कौन से मीडियम को डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बात आप समझ के रखना कि आपको हमेशा रिफ्रैक्शन में मीडियम पेयर में गिवन होंगे, कभी एक मीडियम नहीं होगा। आपको टू मीडियम दिए होंगे और दोनों मीडियम पेयर में होंगे। लाइट रे एक मीडियम से आ रही होगी, दूसरे मीडियम में जा रही होगी। तो हमें क्या करना है, जिस मीडियम की डेंसिटी ग्रेटर हो उसको हम क्या टेक करेंगे? डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम की डेंसिटी लेस हो उसको हम टेक करेंगे या पिक करेंगे रेयर मीडियम। फिर से बता देता हूँ, जिस मीडियम की डेंसिटी लेस होगी उसको हम रेयर मीडियम सपोज करेंगे,
एंड जिस मीडियम की डेंसिटी ग्रेटर होगी उसको हम सपोज करके चलेंगे डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेयर की बात करूं, एयर वाटर, अब एयर वाटर पेयर है मीडियम का, तो एयर की डेंसिटी लेस होती है तो इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। वाटर की डेंसिटी एयर के कंपेयर में ग्रेटर होती है तो हम इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। सिमिलरली मैं अगर एयर ग्लास लूं तो एयर ग्लास में भी एयर की डेंसिटी लेस होती है तो इसको मैं बोलूंगा रेयर मीडियम, लेकिन ग्लास की डेंसिटी ग्रेटर होती है तो मैं इसको बोलूंगा डेंसर मीडियम। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर पेयर लूं, अगर मैं इन केस पेयर लूं वाटर एंड ग्लास, अगर यहाँ पर ध्यान देना वाटर की डेंसिटी ग्लास के कंपेयर में लेस होती है तो यहाँ पर वाटर अब क्या बन जाएगा, रेयर मीडियम। यहाँ पर वाटर डेंसर मीडियम था लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेयर मीडियम, और यहाँ पर ग्लास क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम। तो हमें यहाँ पर ये दोनों पेयर को देख के ये पिक करना है कि हम कौन सी मीडियम को रेयर मीडियम सपोज करेंगे और कौन सी मीडियम को हम यहाँ पर डेंसर मीडियम सपोज करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने फिनोमेना पर। फिनोमेना हमारा क्या बोलता है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो लाइट रे अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। हम इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक मीडियम बाउंड्री है, यहाँ पर मीडियम एयर है एंड यहाँ पर मीडियम वाटर है, या फिर मैं मान लेता हूँ कुछ ही मान लूँ, यहाँ पर मीडियम कोई रेयर मीडियम है और यहाँ पर कोई मीडियम डेंसर मीडियम है। ठीक, ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल पता ही है कि सरफेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, सपोज ये लाइट रे कोई आ रही है रेयर मीडियम से, ये इंसिडेंट लाइट रे है, रेयर मीडियम। ठीक, इसको मैं आगे नहीं बता दूं, बाद में बताऊंगा। अब इस लाइट रे को जाना तो चाहिए ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये लाइट रे जब इस मीडियम बाउंड्री को क्रॉस करेगी तो ये लाइट रे स्ट्रेट ना जाके अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी और ये इस तरीके से डाइवर्ट होकर ट्रेवल करेगी। सिमिलरली अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पर डेंसर मीडियम है, सपोज यहाँ पर डेंसर मीडियम और यहाँ पर रेयर मीडियम। ठीक, सपोज ये कोई लाइट रे आ रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे। अब रिफ्रैक्शन के बाद वैसे अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इसको ये सीधे जाती, लेकिन अब रिफ्रैक्शन हो रहा तो ये अपने पास से डाइवर्ट होगी। अब ये इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने इस केस में डाइवर्जन इस साइड किया है, लेकिन इस केस में आपने डाइवर्जन इस साइड किया। तो इसका भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर इन केस लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे, कैसे, अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन क्या है, ये यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, ये यहाँ पर नॉर्मल लाइन, ये एंगल आई और ये एंगल आर। आई को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आर को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल। इतनी इसमें टर्मिनोलॉजी होती है। सेम कंडीशन यहां पर भी होगी, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक, यहां पर फिर से लिख देता हूं इंसिडेंट, ये यहां पर रिफ्रैक्टेड, ये लाइन नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर लाइट रे की जो बेंडिंग हो रही है उसके रूल होती है। रूल क्या होता है कि अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे तो ये हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। कहने का मीनिंग इसको जाना तो चाहिए सीधे, इसको कैसे जाना चाहिए, इसको जाना तो चाहिए स्ट्रेट, लेकिन ये लाइट रे स्ट्रेट ना जाके अपने पास से डाइवर्ट होके किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है
तो फिर उस कंडीशन में लाइट रे कैसे डाइवर्ट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ light ray travel from rare medium to denser medium, then it divert towards the normal, इसमें आगे if light ray travel from denser medium to rare medium, then it divert away from नॉर्मल। क्या बोला गया है कि अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट होगी, लेकिन अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल डाइवर्ट होगी। ये तो हो गया हमारा फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे बन गया इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, फिर से बता देता हूं, इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिमिलरली रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। सिमिलरली यहाँ पर है इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा उसको इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। देन इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे इसमें भी आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो समझो इसको। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बेसिकली टू लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ तो हमारा वही होता है इन रिफ्रैक्शन इंसिडेंट लाइट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। तीनों कहां पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इसके बाद आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि इन रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ साइन, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल is always constant। क्या बोला गया है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल
इन दोनों का जो रेशियो होगा ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब मैं यहाँ पर आपको साइन के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली लेंथ हाइट के रिगार्डिंग मैथ में एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये टर्म होते हैं साइन, कॉस, टेन, एक उसके बाद कॉसेक, सेक एंड कॉट। या आप पढ़ोगे 10th क्लास में, अभी आगे जाके जब आप मैथ वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें सारे टर्म आएंगे। लेकिन हमें सिर्फ अभी किससे मतलब है, अभी हमको मतलब है सिर्फ हमारे लॉ से। सेकंड लॉ हमारा क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमने इंसिडेंट एंगल किसे सपोज किया था I को, और रिफ्रैक्टेड एंगल हमने किसे सपोज किया था R को। तो इसमें क्या बोला गया है कि इंसिडेंट एंगल का साइन एंड रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स वैल्यू, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू। ठीक, इस साइन को बोलते हैं म्यू, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, म्यू। और इस म्यू का एक स्पेसिफिक नाम है, इस म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव, वेयर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू यहाँ पर क्या, म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। चलिए हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो आप समझ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। देखो हमने रिफ्रैक्शन में इतना तो पढ़ा है कि जब लाइट रे का मीडियम चेंज होता है तो लाइट रे अपने पाथ से डाइवर्ट होती है। मतलब वो अपने पाथ से डाइवर्ट होने का मतलब है या तो वो झुकती है या थोड़ा दूर जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म होता है वही यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि लाइट की बेंडिंग कितनी होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है तो लाइट रे की बेंडिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, कहने का मतलब लाइट रे ज्यादा से ज्यादा झुकेगी। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस है तो उस कंडीशन में लाइट की बेंडिंग भी लेस होगी, मतलब कि लाइट कम से कम झुकेगी। इतना समझ में आया। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, कहने का मतलब जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा हाई होगी, जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा हाई होगी उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा हाई होगी, और जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, बेंडिंग होगी। अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन पर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल c से, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कहने का मतलब कि सपोज कोई लाइट रे है, वो लाइट रे वैक्यूम से, ये हो गया हमारा नॉर्मल, वो लाइट रे वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कि कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक, कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट है। हमें नहीं पता कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, हमने अपने मन से सपोज कर लिया कि यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट है। ठीक, और वैक्यूम का मतलब फिर से बता देता हूँ क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक, तो क्या बोला गया है
कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसे बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड की लाइट वैक्यूम में और स्पीड की लाइट किसी मीडियम में, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैंने यहाँ पर सपोज, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इंडिकेट करते हैं म्यू से, तो म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का हम इंडिकेट करते हैं सी से, और मैंने सपोज कर लिया मीडियम में स्पीड ऑफ मीडियम कितनी है, वी। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, और इस सी की वैल्यू फिक्स होती है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया। अब देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है, हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to air और वैक्यूम। किसके रेस्पेक्ट में, या तो एयर या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो आप देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो एक मीडियम फिक्स है कि क्या होगा, वो या तो वैक्यूम होगा या फिर एयर रहेगा, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडियम फिक्स नहीं रहेंगे, दोनों मीडियम कुछ ना कुछ होंगे। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अदर या एनोदर मीडियम। क्या बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को ही हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपनी लोकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। जैसे कि सपोज कोई लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है, अब यहाँ पर वैक्यूम तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना तो वैक्यूम है ना तो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर क्या है, लाइट रे वाटर से किस में जा रही है, वाटर से जा रही है ग्लास में। समझिए ना, अब लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या पिक करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर यहीं पर एक मीडियम अगर वैक्यूम होता या फिर एयर होती, तो फिर यहाँ पर आ जाता एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर वाटर या फिर वैक्यूम नहीं, सॉरी यहाँ पर एयर या वैक्यूम नहीं है, एक वाटर एक ग्लास है, तो अब कौन सा टर्म आएगा, अब टर्म आ जाएगा यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं μ12 से। हमने सपोज कर लिया एक मीडियम में वेलोसिटी v1 है, तो अदर मीडियम में वेलोसिटी क्या जाएगी, v2। अब यहाँ पर μ12 का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ लो, हमने ये तो μ12 तो कॉमन माना है, अब हम इस 12 को अपने अकॉर्डिंग पुट कराएंगे, लाइट जिस मीडियम में जा रही होगी उसके अकॉर्डिंग पुट कराएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस μ12 की जगह पर हम कैसे पुट कराते हैं, समझिए किस तरीके से हम इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे तो एक बात का बहुत अच्छी से ध्यान रखना, लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है वो मीडियम आगे लिखा होगा, और जिस मीडियम में जा रही है वो मीडियम हमेशा पीछे लिखा जाएगा। कहने का मीनिंग कि सपोज यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर ग्लास है,
ठीक, लाइट रे यहाँ से आ रही है और यहाँ पर जा रही है। मैंने क्या बोला, लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है वो मीडियम आ गई। अब हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिख लिया म्यू। सबसे पहले मैंने क्या बोला, लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है वो मीडियम आ गई। किससे आ रही है, वाटर से, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू वाटर का। किस में जा रही है, ग्लास में, तो ग्लास का जी। यह हम लोग सीख गए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका। जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो मीडियम आगे, जिसमें जा रही है वो मीडियम पीछे। समझ गए ना, ठीक। अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट रे यहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। हमें लिखना है आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, म्यू। ठीक, हमने यहाँ पर लिखा म्यू। अब लाइट रे किससे आ रही है, एयर से, तो एयर का ए हमने आगे लिख दिया। किसमें जा रही है, ग्लास में, तो ग्लास का जी। हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको लिखने का। जो मीडियम आगे है, जो मीडियम से लाइट रे आ रही है वो मीडियम आगे लिखना है, जिसमें जा रही है उस मीडियम को पीछे लिखना है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। लेकिन उसके पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं, नोट लिखते हैं। नोट क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे 2 और मोर देन 2 पैरेलल मीडियम से पास हो रही है, कहने का मीनिंग, अभी तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, ठीक, सिर्फ 2 ही मीडियम थी, ठीक, ये एयर और ये वाटर, सिर्फ नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, या फिर ग्लास था। अगर इसके आगे भी मीडियम आ जाए, सपोज इसकी मीडियम आ गई, ग्लास आ गया, ठीक, तो वही हमें स्टेटमेंट पढ़ना है कि अगर कोई लाइट रे 2 और मोर देन 2 पैरेलल मीडियम से पास हो रही है, 2 या 2 से अधिक मीडियम से पास हो रही है, और अगर इनके इंसिडेंट लाइट रे और इमरजेंट लाइट रे, इमरजेंट लाइट रे कौन सी होगी, जो फाइनली लास्ट में बाहर निकल के जा रही है, ठीक है ना, जो लाइट रे फाइनली बाहर निकल के जा रही है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कोई लाइट रे 2 और मोर देन 2 पैरेलल मीडियम से पास हो रही हो, और अगर इन केस इंसिडेंट लाइट रे एंड इमरजेंट लाइट रे दोनों का मीडियम सेम, किस किस का, इंसिडेंट लाइट रे एंड इमरजेंट लाइट रे दोनों का मीडियम सेम हो, तो उस कंडीशन में इंसिडेंट लाइट रे एंड इमरजेंट लाइट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। फिर से समझ लो क्या बोला गया है। मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ कि सपोज ये यहाँ पर मैंने ले ली मीडियम बाउंड्री, बीच में ये ग्लास है, ग्लास स्लैब या कुछ भी है, यहाँ पर मीडियम हमने ले लिया एयर, यहाँ पर ग्लास, यहाँ पर एयर। अब देखो यहाँ पर कितनी मीडियम बाउंड्री, यहाँ पर अलग अलग 3 मीडियम, ये एयर, फिर ग्लास, फिर वापस से क्या आ गया, एयर। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे 2 और मोर देन 2 मीडियम से पैरेलल मीडियम से पास हो रही है, देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक, चलो हम पास करा देते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब ध्यान से देखो, एयर ग्लास के कंपेयर में कैसा है, रेयर मीडियम, ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब लाइट रे कैसे पास हो रही है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो ये हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, ये बैंड हो गई। इतना समझ में आ गया। अब लाइट रे यहाँ पर जाएगी, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर एयर है, ग्लास की डेंसिटी हाई होती है, मतलब अब यहाँ पर ग्लास डेंसर और यहाँ पर एयर है, तो ये रेयर, ठीक। अब लाइट रे कैसे पास हो रही है, अब लाइट रे पास हो रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो अब इसका डाइवर्जन कैसे होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। तो हमें क्या बोला गया स्टेटमेंट में,
अगर कोई लाइट रे 2 और मोर देन 2 मीडियम बाउंड्री से पास हो रही हो या मीडियम से पास हो रही हो, और अगर इन केस इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे दोनों का मीडियम सेम हो। जरा ध्यान दो, यहाँ इंसिडेंट लाइट रे ये रही, इसका मीडियम भी ए है, और ये हो गई हमारी इमर्जेंट लाइट रे। ठीक, ये कौन सी लाइट रे है? इमर्जेंट लाइट रे। इन दोनों का मीडियम सेम है, तो हमें क्या बोलेगा, अगर दोनों का मीडियम सेम हो तो इंसिडेंट लाइट रे एंड इमर्जेंट लाइट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। इतना समझ में आ गया? इस एंगल को हम क्या मानेंगे, आई। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या मानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आ गया हमारा आई, इसको हम बोलेंगे स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये आर है तो ये भी आर होगा अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। पढ़ा होगा मैथ में, कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। और ये हमें पता ही है कि अगर ये और ये पैरेलल है तो ये आई है, तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ठीक, तो मैं ये पहले लिख देता हूं नोट। नोट क्या होता है? नोट होता है इफ ए लाइट रे पास थ्रू 2 or more than 2 parallel medium and if medium of incident light ray and emergent light ray is same, then incident and emergent light rays are parallel to each other। कैसे होंगी? दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इतना समझ में आ गया? अब हम आ जाते हैं अपनी हेडिंग पर। हमारी हेडिंग क्या थी? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। डायग्राम हमारा यही चल जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब हम किसे बोलेंगे? एक ग्लास का एक टुकड़ा होता है या फिर एक रेक्टेंगल होता है ग्लास का, उसी को हम बोलते हैं ग्लास स्लैब। हमने मान लिया कि ये ग्लास स्लैब है, ये पूरी ग्लास से बनी होगी, यहाँ पर मीडियम एयर होगा, यहाँ पर ही मीडियम एयर होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब जब इन दोनों का मीडियम सेम है, इंसिडेंट का और इमर्जेंट का, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये एंगल अगर आई है तो ये भी आई होगा, ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। मैंने इसको सपोज कर लिया, इस बाउंड्री को ए बी और इस बाउंड्री को मैंने सपोज कर लिया सी डी। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा ये बात मैं बताना भूल गया आपको, हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन का सेकंड रूल पढ़ा था, म्यू इक्वल्स टू साइन आई, या फिर हम लोगों ने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, इसका एक और नाम होता है, हम इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इस फॉर्मूले को या इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है ना, इसको याद रखना। और हम क्या कराएंगे,
स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे एट बाउंड्री ए बी। हम यहाँ पर लिखेंगे यूज स्नेल्स लॉ एट ए बी बाउंड्री पर हम स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। अब हमारा स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, इस बाउंड्री पर इंसिडेंट एंगल कितना है आई, तो आ जाएगा साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है आर, साइन आर इक्वल टू म्यू। मैंने अभी बताया कि इस म्यू को लिखने का तरीका क्या है, लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है वो मीडियम आगे, जिसमें जा रही है वो मीडियम पीछे। तो किससे आ रही है, एयर से, तो एयर का ए आगे, किसमें जा रही है ग्लास में, तो ग्लास का जी पीछे। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे कहां पर, सीडी बाउंड्री पर। हम फिर से लिखेंगे यूज स्नेल्स लॉ एट सीडी, यूज किया हम लोगों ने। अब देखो फिर वही क्या होता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, लेकिन इस केस में इंसिडेंट एंगल क्या होगा, इस केस में इंसिडेंट लाइट रे ये होगी, इस बाउंड्री के लिए इंसिडेंट लाइट रे ये होगी, तो इंसिडेंट एंगल ये होगा आर, रिफ्रैक्टेड एंगल ये होगा आई। तो अब हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, तो आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू म्यू लिख दिया। और फिर से इसको लिखेंगे कैसे, अब लाइट रे यहाँ पर कैसे जा रही है, ग्लास से एयर में, तो ग्लास से आ रही है तो ग्लास का जी आगे, एयर में जा रही है तो एयर का ये पीछे। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करा दो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई कराओ तो वैल्यू आ जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू म्यू ए जी इंटू म्यू जी ए। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी इक्वेशनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड कराते हैं तो वहां पर हमेशा क्या होता है, LHS साइड LHS साइड के साथ मल्टीप्लाई होती है एंड RHS साइड के साथ में ही मल्टीप्लाई होती है। देन यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, साइन आई से कट हो जाएगा, साइन आर से कट हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी 1, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, ठीक, म्यू ए जी इंटू म्यू जी ए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से म्यू ए जी को यहाँ सेंड कर दूंगा, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, ये इधर जाएगा तो 1 के अपॉन में चला जाएगा, ये चला जाएगा 1 अपॉन म्यू ए जी इक्वल टू म्यू जी ए। अगर मैं यहाँ पर जी को फर्स्ट सपोज कर लूँ और ए को सेकंड, तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा μ12 इक्वल टू 1 अपॉन μ21। मैं अभी इसको समझा रहा हूँ, इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जी आगे था, ए पीछे था। अगर मैं इसको पलट दूं, कहने का मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखे हुए वैल्यू है, जो मीडियम है, अगर मैं उन मीडियमों को पलट दूं, पहले की जगह पर दूसरा, दूसरे की जगह पर पहला, तो वो किस में चला जाता है, वो 1/, में या 1 के अपॉन में रिप्लेस हो जाता है। समझ गए ना क्या बोला गया है, कि अगर मैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं मीडियम के जो पेयर में हैं, अगर मैं उस पेयर को चेंज कर दूं या एक्सचेंज कर दूं, एक की जगह पर दूसरे को, दूसरे की जगह पर पहले को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा किसमें चला जाएगा, रेसिप्रोकल में या 1 के अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये नया फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना।